हाँ तो नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और क्लियर ऑडियो होगा। ठीक, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आप लोग क्लास। आज भाई केमिस्ट्री का टेंशन खत्म। आप लोगों को हमने जो है 64 क्वेश्चन करा दिया था भाई, याद करो 64 क्वेश्चन कल करा दिए थे और मात्र 2 क्लास में भाई 64 क्वेश्चन हो चुका था। ठीक, तो आज 100 पार कर दिया जाए भाई, 100 पार आज। ठीक, आज 100 पार हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। और 64 क्वेश्चन तो हो गया है, आज 100 पार हो जाएगा। ठीक, तो 65 नंबर क्वेश्चन से आज करेंगे आप लोग। 64 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हो भाई। चांदी, सोना और प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, क्यों, ऐसा क्यों किया जाता है, तो ये हमने आपको कल समझा दिया था। ठीक, जो बच्चे नहीं देखें कल का क्लास जाकर के चैनल पर देख लीजिए, चैनल पर पड़ा भरा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे अब 65 नंबर क्वेश्चन से। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। आप लोग, कुछ लोग कहते हैं केमिस्ट्री बहुत ही जो है हार्ड है, लेकिन हम कहते हैं केमिस्ट्री बहुत आसान है। बस टाइम दो भाई, केमिस्ट्री को बस थोड़ा सा टाइम दो। लेकिन अब आपके पास जो है ऐसे क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि आपको याद कर लेना है। ठीक भाई, हम 2 दिन से बहुत मिस्टेक कर रहे हैं कि आप लोगों को इसका पीडीएफ जो है नहीं दे पा रहे हैं। ठीक, पता नहीं क्यों हम भूल जाते हैं भाई, इंसान ही है तो है। ठीक, तो लेकिन आज भाई ख्याल पार करके ये 100 क्वेश्चन का पीडीएफ दे देंगे ताकि आप लोगों की केमिस्ट्री की टेंशन खत्म हो जाए। और जो पीडीएफ दे रहे हैं भाई इसको पूरा रट जाओ भाई, पूरा घोल के अपने दिमाग में फिट कर लो। ठीक, फिजिक्स टेंशन खत्म, केमिस्ट्री टेंशन खत्म, बचा बायोलॉजी का भी टेंशन खत्म कर देंगे। ठीक, उससे पहले एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट देने वाले हैं, पहले क्लास कर लेते हैं भाई, फिर गिफ्ट लेना। ठीक, तो क्लास में क्या है कि ध्वनिक यानी कि सोनोरस किसे कहते हैं। ये ध्वनिक क्या है भाई, एक आवाज़ होती है। क्या होती है? आवाज़ होती है जो धातुओं से टकराकर निकलती है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है तो उनसे एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, यानी कि आवाज़ निकलती है, जिसे धातुई ध्वनि कहते हैं। इस प्रकार की धातुएं ध्वनिक कहलाती है। स्कूल की घंटी से निकलने वाली ध्वनि इसका उदाहरण है भाई। स्कूल में घंटी जब बजती है तो आप लोग को मालूम है, या फिर कहीं मंदिर में घंटी बजती है। ठीक, तो ये सब क्या है, इसका उदाहरण है। ठीक, अयस्कों के समृद्धिकरण से क्या तात्पर्य है? पृथ्वी से निकलने वाले जो अयस्कों में तेल, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ पाई जाती है। ठीक, तो उसको जो हटाते हैं, जो काम हटाने का जो काम होता है, उस काम को ही क्या कहते हैं भाई, समृद्धिकरण कहते हैं। अयस्कों का समृद्धिकरण कहते हैं। ठीक, मतलब पृथ्वी के अंदर से जो पदार्थ निकलता है, धातु हो या फिर अधातु हो, जिसमें मिट्टी, रेत, ये सब आ गया, तो ये कई अशुद्धियाँ होती है जिसको हटाना पड़ता है धातु से। ठीक, तो उस धातु से जब हटा करके धातु को पूरा क्लियर धातु बताया जाता है कि अब ये क्लियर धातु है, तो वो जो अशुद्धि हटाने की जो प्रक्रिया रहती है, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अयस्कों का समृद्धिकरण। ठीक, तो आप लोग क्लियर समझ गए होंगे इसको का समृद्धिकरण। भाई एक दो लाइन का आंसर दिए हैं, आराम से याद करो, फटाक से लिखो, एग्जाम में फटाक से अच्छा खासा नंबर पाओ। ठीक, कह रहा है लोहे को जंग लगने से बचाने के 2 उपाय बताइए। तो भाई लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं पर पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, यसद लेपन, क्रोमियम लेपन, एल्यूमिनियम या मिश्र धातु बनाकर, ये उपाय जो है उसको लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, ये उपाय लगा करके। ठीक, और इससे लोहे का संरक्षण रुक जाता है और लोहा जो है, लोहा की जो वस्तु होती है वो क्या होती है, बर्बाद होने से बच जाती है। ठीक, तो आप लोग समझ गए जंग से कैसे बचाना है, आप लोग अपने लाइफ में देखते होंगे और जंग से बचाते भी होंगे लोहे को पेंट करके। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कॉपर को वायु में छोड़ने पर, खुला वायु में छोड़ने पर वह हरे रंग का हो जाता है, ऐसा क्यों? तो भाई उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया हो जाती है। तो लिखेंगे कि कॉपर जो है वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक, जिससे इसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा इस पर हरे रंग की चमक चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर कार्बोनेट होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, सल्फाइड के अयस्क सांद्रण फेल उत्प्लन विधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। भाई बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया है, तो इसको एग्जाम की तरह लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करने के लिए इन्हें खूब महीन पीसकर पाइन के तेल मिले, ठीक, जल के साथ मिलाकर हवा के झोंके द्वारा झाग पैदा किया जाता है। शुद्ध अयस्क झाग के साथ ऊपर आ जाता है तथा अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है। यह विधि फेन उत्प्लावन विधि कहलाते हैं। झाग समझते हो, जैसे आप सर्फ मालूम है, सर्फ जब आप पानी में घोलते हो तो उसमें से क्या निकलता है, झाग भाई, तो उसी को फेन उत्प्लावन विधि कहते हैं। झाग निकालने की विधि को फेन उत्प्लावन विधि कहते हैं। ठीक, तो आगे है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। सोडियम एक
धातु है, ठीक। उसको केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो भाई सोडियम में एक सक्रिय धातु है, ठीक, जो वायु में अवस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है। यह पानी से क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। तो इसको खुला वायु में छोड़ने पर यह आग पकड़ लेते हैं। सोडियम को अगर खुला वायु में छोड़ देंगे तो वो आग पकड़ लेगी। इसीलिए जो है सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर सुरक्षित रखते हैं, ठीक। वैसे भी आप सोडियम को एक काम कीजिए, हालांकि ये एक्सपेरिमेंट हम बता रहे हैं लेकिन आप लोग कीजिएगा नहीं, बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट है। अगर आप सोडियम के पत्थर को जो है या फिर कहिए सोडियम को पानी में रख देंगे तो तुरंत ब्लास्ट होगा, तुरंत। सोडियम को पैकेट में से निकाले हैं, सोडियम के डिब्बा में सोडियम को निकाले हैं तो फटाक से पानी में रखिएगा तुरंत ब्लास्ट, या फिर हाथ में रखा रह जाइएगा तो आग पकड़ लेगा और हाथ आपका जल जाएगा। तो भाई या आप सोडियम जब निकालिएगा तो उसको किसी धातु से चिमटा से निकालिएगा, धातु का चिमटा होता है प्लास्ट टाइप का, ठीक। तो उस चिमटा से निकालिएगा, उसके बाद कहीं पर रखिएगा। नहीं हाथ से निकालिएगा तो भाई पहला नंबर बात तो आपका हाथ जलने वाला है, और दूसरा नंबर बात अगर पानी में रखेंगे तो वहाँ से ब्लास्ट होगा, ठीक। ब्लास्ट समझते हो, वहाँ से आवाज़ करेगा भाई, बम के तरफ ब्लास्ट हो जाएगा। और जो बर्तन में, जिस बर्तन में पानी रहेगा ना भाई, वो बर्तन पता नहीं कहाँ जाएगा, कैसे फूटेगा, वो किसी को नहीं पता है भाई। तो सोडियम को भाई ऐसे तो एक्सपेरिमेंट हो चुका है इसका, बट हमने आप लोगों को अभी तक नहीं दिखाया है क्योंकि सोडियम हमारे पास अभी तक नहीं आया है भाई। तो सोडियम जिस दिन हमारे पास आएगा उस दिन ये एक्सपेरिमेंट करके भाई दिखाएंगे। सोडियम बहुत खतरनाक जो है एक पदार्थ है, जिसको भाई अगर उसको जो है हम बता दिए एक्सपेरिमेंट नहीं करना है भाई। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है खनिज और अयस्क क्या है? लोहे के दो अयस्कों के नाम एवं आणविक सूत्र के साथ लिखें। तो लिखेंगे खनिज ऐसे पदार्थ प्रकृति में जिनमें धातुएं एवं यौगिकों के रूप में होती है खनिज कहलाते हैं, जैसे फेल्सपार, अभ्रक आदि, ये सब क्या है? खनिज है, ठीक। अयस्क क्या होता है? तो इन खनिजों को जिनसे लाभप्रद ढंग से धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है अयस्क कहलाते हैं, जैसे हेमाटाइट, बॉक्साइट, ठीक, ये सब अयस्क है। और लोहा का दो मुख्य अयस्क है, लोहे का दो मुख्य अयस्क है और नाम अनुसूत्र के साथ लिख दिए। हालांकि तो तीन मुख्य अयस्क है लेकिन दो मुख्य अयस्क का नाम लिख दिए, एक हेमाटाइट एक आयरन पायराइट, ठीक। तो हेमाटाइट क्या है भाई? Fe2O3 और आयरन पायराइट FeS2, ठीक। तो दो आणविक सूत्र भी लिख दिया गया है, ठीक। धातु क्रम क्या है भाई? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इस बार जो है उम्मीद है ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक। कई बार आया है तो इस बार भी उम्मीद किया जा सकता है। तो लिखेंगे धातु क्रम वह विधि है जिसके द्वारा अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण होता है। अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है, जिसमें कुछ चरण यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। 3 चरण दिए हैं, जिसमें पहला चरण क्या हो जाता है? अयस्कों का समृद्धिकरण। अयस्कों से गैंग को हटाने की प्रक्रिया को समृद्धिकरण कहते हैं। गैंग मतलब क्या? अशुद्धि, ठीक। अयस्कों से अशुद्धि को हटाने की प्रक्रिया को समृद्धिकरण कहते हैं। अभी जस्ट ऊपर पर है। और धातु का निष्कर्षण, इसके लिए निस्तापन, भर्जन, अपघटन आदि विधि का प्रयोग होता है। धातुओं का परिष्करण क्या होता है? तो अशुद्ध धातुओं को विभिन्न विधियों जैसे विद्युत अपघटन परिष्करण द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो ये धातुओं का परिष्करण कहलाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक मिश्र धातु क्या है? मतलब मिश्र धातु के बारे में पूछ रहा है। मैग्नेलियम, ठीक, नामक मिश्र धातु के अवयवों के नाम लिखिए, इसके दो उपयोग को लिखिए, ठीक। तो भाई यह दो या दो से लिखेंगे मिश्र धातु का परिभाषा, यदि दो या दो से अधिक धातुओं अथवा अधातु का समांगी मिश्रण है, ठीक। कौन? तो मिश्र धातु जो है दो या दो से अधिक धातुओं तथा अधातुओं का जो है समांगी मिश्रण है। उदाहरण के लिए पीतल, तांबा तथा जिंक भी की एक मिश्र धातु है। तांबा, पीतल, जिंक ये तीनों का एक मिश्र धातु क्या हो सकता है? कांसा, तांबा तथा टिन की मिश्र धातु है, ठीक। तो ये सब हो गया अब देखो भाई मैग्नेलियम का संगठन भी लिखना है। तो मैग्नेलियम का संगठन एक एल्यूमिनियम जिसमें 95% जो है मैग्नेलियम होता है। मैग्नीशियम में का है 5% जिसमें मैग्नेलियम कितना होता है भाई? मतलब मैग्नेलियम के लिए एल्यूमिनियम हमको 95% चाहिए और मैग्नीशियम 5% चाहिए, तो ये बन जाएगा मैग्नेलियम। क्या बन जाएगा? मैग्नेलियम। क्या बन जाएगा भाई? मैग्नेलियम। यहाँ पर टाइप नहीं हो पाया अच्छे से, कोई बात नहीं। मैग्नेलियम का उपयोग यहाँ पर लिखा हुआ है, तो भाई मैग्नेलियम का उपयोग देख लो, नीचे है, दो उपयोग दिया हुआ है। हल्की तथा कठोर होने के कारण यह हवाई जहाज के भाग बनाने में प्रयुक्त किया जाता है मैग्नेलियम का, ठीक। और दूसरा, यह वाहनों तथा तुलाओं के भाग में बनाने में काम आती है, ठीक।
अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम के उपयोग को बताएं। ठीक, तो भाई एल्युमिनियम के उपयोग क्या है? तो एल्युमिनियम हल्की धातु होने के कारण जो है हवाई जहाज़ों की बॉडी और मोटर इंजन बनाने में काम आती है, और यह बर्तन, फोटो फ्रेम तथा घरेलू उपयोग की अनेक वस्तुएं बनाने में काम आती है। यह बिजली का सुचालक होता है, एल्युमिनियम बिजली का सुचालक होता है, इसलिए आजकल बिजली के स्थानांतरण के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। आप लोग देखे होंगे गाँव घर में पहले आता था नंगा तार, मतलब उसके ऊपर जो है कोई भी प्लास्टिक का कवर नहीं रहता था। ठीक, तो उसको नंगा तार बोला जाता था, तो वो एल्युमिनियम का रहता था। ठीक, और गांव घर में कई जगह ये तार है, बहुत जगह है, लेकिन अब देखने को नहीं मिलता है वो वाला तार कोई काट कूट करके घर में रखा होगा तो तभी मिलेगा। तो अब क्या होगा, तो एल्युमिनियम की बारीक परतों को खाने का सामान, दवाइयाँ, दूध की बोतलें आदि पैक करने में प्रयुक्त की जाती है। ठीक, एल्युमिनियम पाउडर स्वेटर पेंट बनाने में आता है। ठीक, और एल्युमिनियम पाउडर जो है एल्यूमिनोथेरेपी में प्रयुक्त होता है। किसमें? एल्यूमिनोथेरेपी में प्रयुक्त होता है। यह प्रक्रम लोहे की पटरियों तथा मशीनों के टूटे भागों को जोड़ने के काम आता है, जिसे भाई सोल्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डिंग, वेल्डिंग। अयस्क और खनिज में अंतर लिखे भाई, आप लोग लिख लीजिएगा। लिखें, खनिज अधातुओं के प्राकृतिक यौगिक के रूप को खनिज कहते हैं। अधिकांश धातुएं एवं यौगिकों के रूप में प्राप्त होती है, जैसे तांबा हमें पायराइट या क्यूपायराइट से प्राप्त होता है। अयस्क क्या होता है? तो जिन पदार्थों से धातु का निष्कर्षण किया जाता है उन्हें सरल हो उन्हें अयस्क कहते हैं। ठीक, जैसे एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है, तो लोहे का हेमाटाइट। ठीक, बस हो गया भाई। अब क्या, कार्बन के यौगिकों के कुछ गुण को लिखे। तो भाई कार्बनिक यौगिकों के निम्नलिखित गुण है। कौन कौन? तो अधिकांश कार्बनिक यौगिक अच्छे विद्युत के चालक नहीं होते हैं। और उसके बाद क्या लिखेंगे? इनके गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं। ठीक, उसके बाद इनके निम्न मतलब क्या? कम। इनके गलनांक और क्वथनांक, कार्बनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं। इनके परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं होते हैं। इन यौगिकों के आवंत से आयन की उत्पत्ति नहीं होती है। ठीक, और चौथा लिख देना है क्या भाई, कि ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन पेट्रोल, डीजल, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक, जैसे कार्बनिक पदार्थों में घुलनशील होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आ रहा है कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या इतनी अधिक क्यों है? तो भाई क्योंकि कार्बन परमाणु जो है अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझा कर यौगिक बनाते हैं। यही कारण है कार्बनिक यौगिकों की संख्या इतनी अधिक है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, कार्बन के 4 यौगिकों के नाम लिखे। तो भाई लिख दो, एसिटिक एसिड CH3OOH, क्लोरोफॉर्म CH2 Cl3, एथेनॉल CH3 CH2OH, मीथेन CH4। ये सभी में क्या है भाई? कार्बन लगा हुआ है, तो कार्बन के 4 यौगिक हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन भाई, कार्बन देखो है कि नहीं? सी जहाँ जहाँ है भाई कार्बन ही है। सी को क्या कहेंगे भाई? कार्बन को सी लिखते हैं भाई, तो सी लगा है तो कार्बन है। ठीक, कार्बन के 2 गुण धर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है? तो भाई लिख देंगे, कार्बन की चतुसंयोजकता तथा श्रृंखला 2 ऐसे विशिष्ट गुण है जिनके चलते जो कार्बन की यौगिकों की संख्या अधिक है। ठीक, बस एक लाइन का उत्तर लिखना है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के कितने अपरूप है? भाई कार्बन के मुख्यतः 2 अपरूप है, एक हीरा और दूसरा ग्रेफाइट। इनमें से कौन अधिक कठोर और कौन मुलायम है? तो भाई हीरा बहुत कठोर और ग्रेफाइट बहुत ही मुलायम होता है। तो लेकिन कार्बन के मुख्यतः 2 अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा काफ़ी कठोर और ग्रेफाइट मुलायम होता है। हीरे का उपयोग गहना बनाने में और ग्रेफाइट का उपयोग लुब्रिकेंट के रूप में होता है। यानी कि आप जो बचपन में लिखते थे पेंसिल याद आया? कॉपी पर जिस पेंसिल से लिखते थे काला काला, वही ग्रेफाइट है भाई। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं, इससे इसकी प्रकृति के बारे में क्या कहा जा सकता है? तो लिखेंगे भाई, कार्बनिक यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक निम्न होने का कारण है कि इन यौगिकों के अणुओं के बीच प्रबल बंधन नहीं होते हैं, अतः बंधन बनाने के लिए आयनों का निर्माण नहीं करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आया क्या है, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कोई जल कठोर है या नहीं? हाँ भाई बता सकते हैं। तो लिखेंगे कि अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट जो है लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनाइट के लवण होते हैं। यानी इन यौगिकों का अवशेषित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ घुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। ठीक, तो कठोर जल में अपमार्जक जो है प्रभावी बने रहते हैं। ऐसी अवस्था में डिटर्जेंट का उपयोग कर काढ़ जल कठार, ठीक, इसके बारे में कहना कठिन है। ठीक,
इसके बारे में कहना कठिन है, क्योंकि कठोर जल जब रहेगा तो भाई वहाँ पर झाग नहीं निकलेगा। ठीक, समझातीय श्रेणी क्या है? समझातीय श्रेणी में लिखेंगे कार्बन के यौगिकों का एक ऐसा समूह होता है जिसकी संरचनाएं तथा रासायनिक गुण समरूप होती है तथा दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH का अंतर होता है। ठीक, CH कार्बन हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। क्या? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का अंतर होता है। केमिस्ट्री में कहे तो CH का अंतर होता है। ठीक, तो उदाहरण के लिए एल्कान्स का समझातीय श्रेणी क्या है? CH4, CH2, H6, C3, H8 आदि है, जिसके क्रमागत सदस्यों के बीच जो है CH2 का अंतर है। यहाँ पर CH2 होना चाहिए भाई, CH2 यहाँ पर भाई मेरा जो है भाई टाइपिंग मिस्टेक था, CH2 होना चाहिए। ठीक, क्योंकि आप देखो भाई CH4 तो C2H6, H4 है, H6 है, तो CH2 का अंतर है ना भाई। तो यहाँ पर C3H8, तो 6 के बाद 8, 2 के बाद 3, तो यहाँ CH2 का अंतर है। ठीक, अगला कह रहा है समावयवता किसे कहते हैं? एक उदाहरण देते हो भाई। समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले ऐसे यौगिक संरचनात्मक समावयन कहलाते हैं। ये दो यौगिक ब्यूटेन के समावयवी कहे जाते हैं। ठीक, ब्यूटेन के दो समावयवी नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है, इस गुण को समावयवता कहते हैं। और ब्यूटेन का सूत्र जो है देख लो भाई, C4H10 ब्यूटेन का सूत्र है। और पेंटेन का क्या होता है भाई? C5H12 ये पेंटेन का सूत्र होता है। ये सब सूत्र आप लोगों को मालूम होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, एथेनॉल के कुछ उपयोग को लिखे। तो भाई इसका उपयोग टिंचर आयोडीन, क्या? इसका उपयोग टिंचर आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि औषधियों के बनाने में होता है। किसका? एथेनॉल का उपयोग पीने में होता है। शुद्ध अल्कोहल का घातक है। शुद्ध अल्कोहल जो होता है उसका घातक है एथेनॉल। ठीक, तो अगला चलेंगे भाई, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? तो भाई दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनाने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इसका अंतरानुक बल कम होता है। इन यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं। चूँकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और अवशेषित कण बनते हैं, ऐसे यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन कि डिटर्जेंट कठोर जल में झाग क्यों देता है? तो भाई इसका निर्माण जो होता है साबुन के समान क्रिया करता है तथा झाग उत्पन्न करता है। ठीक, अरे भाई क्या हो गया? ये वाला भाई, ये क्वेश्चन का जो है आंसर नहीं है, आंसर कट हो गया है PDF टाइप करने में। ठीक, PDF टाइप करने में ये आंसर कट हो गया है, तो ये वाला कभी और बता देंगे। ठीक, टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजनीकरण क्या है? इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है? तो भाई वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करके वनस्पति तेलों को हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को H से योग कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त करना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। ठीक, ये सब भाई आप लोग याद कर लेना। ठीक, हम तो पढ़ दे रहे हैं, ये सब आप लोग याद, क्योंकि टाइप किए हुए हैं तो भाई पढ़ दे रहे हैं। ठीक, वैसे बोर्ड पर आते हैं ना तो भाई इतना क्वेश्चन बताने में लिखते फिर बताते, लिखते फिर बताते, भाई कम हो तो 4-5 घंटा क्लास जाता। ठीक, इसलिए टाइप करके पहले चलाएं। समावयवी क्या है? तो कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन उनकी संरचना भिन्न भिन्न होती है। संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होती है। ये यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहे जाते हैं और यह गुणवत्ता समावयवता कहलाती है। जैसे एथिल अल्कोहल और डाइमेथाइल ईथर, इसके अणुसूत्र क्या है? C2H6O। ठीक, हीरा और ग्रेफाइट के गुणों में अंतर होने के क्या कारण है? तो हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 परमाणुओं से जुड़ा होता है, इस प्रकार एक दृढ़ त्रियामी संरचना बनती है। अतः हीरा अत्यंत कठोर होता है। ग्रेफाइट कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, अतः यह हेक्सागोनल प्लेटों के रूप में रवा बनता है। प्लेटों के बीच इलेक्ट्रॉन भरे रहने के कारण यह सुचालक भी है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि सिरका क्या है? इसके उपयोग को लिखें। तो भाई सिरका एथेनोइक अम्ल का तनुघोल है। इसमें अन्य पदार्थ जैसे एस्टर, शर्करा, जस्ट्रेन आदि तथा अन्य अम्ल घुले होते हैं। सिरके का उपयोग सुगंध पैदा करने वाले पदार्थ जैसे अचार आदि में परीक्षक के रूप में किया जाता है। बस भाई 8 क्वेश्चन और। एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुणधर्मों को लिखें। तो भाई एथेनोइक अम्ल को साधारणतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है। यह अम्ल कार्बोक्सिलिक
अम्ल समूह से संबंधित है। एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है। यह अचार में परीक्षक का काम करता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है। शीत के मौसम में यह जम जाता है, इसीलिए यह गैल्शियम एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ठीक, खनिज अम्लों की तुलना में इसकी अम्लीयता दुर्बल है। यह आयनीकृत नहीं होता है, यह जल में आसानी से घुल जाता है। ठीक भाई, और क्या करें भाई, पूरा यहाँ बता दें जितना चल रहा है, 100 तक बता देते हैं और 100 के बाद जो क्वेश्चन है उसको आप लोग लिख लीजिए। बहुत कम क्वेश्चन है, 100 के बाद 8-10 क्वेश्चन होंगे। ईंधन के रूप में अल्कोहल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? तो भाई गन्ना सूर्य के प्रकाश में रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। गन्ने का रस सिरका बनाने के उपयोग में लाया जाता है, जिसका किण्वन करके अल्कोहल तैयार किया जाता है। भाई बहुत ही जल्द आप लोगों को गन्ना भी दिखाने वाले हैं, टेंशन नहीं लो। तो कुछ देशों में अल्कोहल के पेट्रोल मिलाकर स्वच्छ ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, एथेनॉल के भौतिक गुणधर्मों को लिखे। तो भाई एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म, यह रंगीन द्रव है, इसका गंध सुनहला है, यह ऊर्ध्वपतित द्रव है तथा इसका क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस 351 केल्विन है। ठीक, यह जल में हल्का होता है, यह जल में घुलनशील है, यह लिटमस के प्रति उदासीन है। कौन? एथेनॉल। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सभी प्राणियों पर अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन करने पर उपापचयी प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है, केंद्रीय तंत्र का कमजोर हो जाता है, इसके कारण समन्वय की कमी हो जाती है, मानसिक दुविधा, अनिद्रा भाव, शून्यता आ जाती है। मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर मृत्यु हो जाती है। ठीक, थोड़ी सी मात्रा लेंगे भाई मृत्यु हो जाएगी। मेथेनॉल यकृत में ऑक्सीकृत होकर मेथेनॉल बन जाता है। मेथेनॉल यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ शीघ्र ही क्या करता है? रिएक्शन करने लगता है। ठीक, यानी कि अभिक्रिया करने लगता है। इससे प्रोटोप्लाज्म नष्ट होने लगता है। यह चक्षु तंत्रिका को भी प्रभावित करता है और व्यक्ति अंधा हो जाता है। चक्षु मतलब क्या? आँख के अंदर की जो तंत्रिका होती है उसको भी प्रभावित करता है, जिसके वजह से व्यक्ति जो है अंधा हो जाता है। कठोर जल को साबुन में उपचारित करने पर मैली के निर्माण को समझाएं। तो भाई कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवणों की उपस्थिति के कारण जल कठोर हो जाता है। जब जल कठोर हो जाता है तो उसको साबुन से उपचारित किया जाता है। तब साबुन कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवणों के साथ अभिक्रिया कर अविलेय पदार्थ बनाते हैं। यह अविलेय पदार्थ मैली का निर्माण करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन से क्या समझते हैं? इसका निर्माण कैसे होता है? तो करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी की सतह के गहरे में डूबे हुए पौधों तथा पशुओं के अवशेषों से उत्तम प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। ठीक, 98 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन एक तत्व एक अद्वितीय तत्व है, कैसे? तो सभी ज्ञात परमाणुओं में से केवल कार्बन परमाणुओं में भी यह क्षमता है कि वे आपस में मिलकर लंबी श्रृंखला बनाते हैं। प्रत्येक ऐसी लंबी श्रृंखला कार्बन परमाणु को इस प्रकार सरल आधार प्रदान करते हैं जिससे यह परमाणु विभिन्न विधियों द्वारा जड़ सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन तत्व टाग किस्मों के यौगिक के बनाए जा सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन एक समझाती श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए। तो लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे भाई यहाँ पर बताते हैं। तो इसका आंसर देखो भाई, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिनमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का परकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समझाती श्रेणी कहते हैं। इसके दो क्रमागत सदस्यों में CH2 ग्रुप का अंतर होता है। भाई समावयवता में कितना अंतर था भाई? CH का, यहाँ पर CH2 का। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा? एल्केन सजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। इस श्रेणी के सदस्य मीथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12, हेक्सेन C6H14 आदि हैं। ठीक, अगला है सजातीय श्रेणी के लक्षण लिखे। लास्ट और फास्ट क्वेश्चन करेंगे। सजातीय श्रेणी के लक्षण लिखे। लक्षण क्या लिखना है? किसी भी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र के द्वारा प्रकट किया जा सकता है। ऐसे एल्केन सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों एक ही सामान्य सूत्र CH द्वारा प्रकट किया जाता है। किसी सजातीय श्रेणी के दो साथ साथ वाले सदस्यों में CH ग्रुप का अंतर होता है। किसी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्य एक जैसे रासायनिक गुण प्रकट करते हैं। ठीक, उसके बाद लिखेंगे किसी भी सजातीय श्रेणी के सदस्यों के भौतिक गुणों के अनुभार बढ़ने के साथ साथ क्रमिक परिवर्तन भी होता है। किसी भी सजातीय श्रेणी के सदस्यों को किसी भी विधियों द्वारा तैयार किया जा सकता है, एक से विधियों द्वारा तैयार किया जा सकता है। ठीक, अब हाइड्रोकार्बन क्या है ये सब आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा भाई। आगे रिएक्शन आर नहीं है, इसलिए
बस कुछ ही क्वेश्चन था, 112 ही क्वेश्चन है भाई। देखो कितना छोटा छोटा आंसर है, तो ये सब आप लोग खुद से अब पढ़ लीजिएगा। अब हम बस एक ही सलाह दे सकते हैं कि जितना भाई बताएं फिजिक्स केमिस्ट्री में, इससे बाहर क्वेश्चन तो आएगा नहीं, ठीक, ये क्लियर बता रहे हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हो भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री का टेंशन आपका ख़त्म हुआ, ठीक। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का टेंशन ख़त्म, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का टेंशन ख़त्म कर दिए भाई। फिजिक्स में भी 100 प्लस क्वेश्चन कराए थे, याद करो, 100 प्लस क्वेश्चन फिजिक्स में भी कराए थे, केमिस्ट्री में भी 100 प्लस क्वेश्चन हो गया। अब बचा बायोलॉजी। क्या बचा भाई? बायोलॉजी। बायोलॉजी भी अच्छे से होगा, टेंशन नहीं लेना है। बायोलॉजी में भी 100 प्लस क्वेश्चन कराएंगे, या फिर होगा तो भाई बायोलॉजी में सोचेंगे तो बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि क्वेश्चन एक भी ना छूटे आप लोगों को एग्जाम में, इसलिए 100 प्लस क्वेश्चन कराएंगे बायोलॉजी में भी, टेंशन नहीं लेना है। बहुत ही जल्द बायोलॉजी का भी क्लास आने वाला है। तो आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहते हैं कि 7 फरवरी, क्या 7 फरवरी को मेरा भाई बर्थडे है। तो इस बर्थडे के दिन आप लोगों को इतना अच्छा सेलिब्रेशन मिलेगा कि आप लोगों को जो चीज़ दिया जाएगा शायद वो संभाल नहीं पाओगे। तो 7 फरवरी को भाई जिस टाइम हम आएंगे लाइव, उस टाइम भाई जुड़ना ज़रूर, क्योंकि 7 फरवरी को भाई देंगे आप लोगों के लिए क्या, तो 7 फरवरी को हम अपना सारा नोट्स देंगे, जिससे कि हम बेहतर किए हैं अपने एग्ज़ाम में, वो सारा नोट्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड करेंगे, ठीक। और हम तो भाई, हमारा तो स्टूडेंट लाइफ था, तो हम खुद से उतना नहीं कर पाए थे, लेकिन इधर जो है आप लोग के लिए नोट्स तैयार किए हैं। आप लोग को नहीं पता कि आप लोगों का ये 1 घंटा आधा घंटा का जो क्लास चलता है, इसके लिए हमें भाई पीछे बहुत मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों का नोट्स तैयार करना, पीडीएफ तैयार करना, पीडीएफ तैयार ऐसे ही नहीं हो जाता है भाई, बहुत मेहनत लगता है पीडीएफ तैयार करने में, ठीक। तो पीडीएफ भी तैयार करना, फिर उसका हैंड रिटन नोट्स भी तैयार करना। आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स भी तैयार है, मैथ का भी हो गया है, फिजिक्स का भी हो गया है, तो दोनों का भी मिल जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री का टेंशन खत्म, बायोलॉजी का भी नोट्स तैयार हो रहा है, बायोलॉजी का भी नोट्स आपको मिल जाएगा भाई। एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम का अब 7 दिन बचा है, मान के चलो 7 दिन और 1 सप्ताह, तो हम 7 फरवरी को जितना हो सकता है हम वो सभी दे देंगे, जिससे आप बेहतर करोगे एग्जाम में, ठीक है। साइंस और मैथ में तो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे भाई देने में, साइंस और मैथ में जो है वीवीआई क्वेश्चन देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बस जितना दे देंगे नोट्स भाई, उसको आराम से याद कर लेना, और जिस सब्जेक्ट में नहीं दे पाएंगे उस सब्जेक्ट का खुद से भाई तैयारी करना, ठीक। क्योंकि हम जो सब्जेक्ट टच करेंगे उस सब्जेक्ट में भाई फुल्ली नोट्स देंगे, फुल्ली 100% देंगे उसमें, ठीक। जो सब्जेक्ट टच कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में 100% देंगे। जैसे हिंदी कुछ पढ़ाए तो कुछ नहीं पढ़ा पाए, तो ये भाई समय समय की बात रही, हमारी नानी डेट कर गई थी, इसी वजह से भाई हमें जो है उधर 1 महीना उधर फंस गए थे, जिसकी वजह से आपको हिंदी नहीं पता था। लेकिन आप लोगों से अगर मोटिवेशन हमें मिलता है, तो अगले सेशन में अगर आप लोग हमें मोटिवेट करेंगे, तो अगले सेशन आपके छोटे भाई बहन के लिए भाई हम फुली टाइम देंगे, ठीक। तो बस आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग बेहतर करें, और एग्ज़ाम में भाई जी जान लगा कर पढ़ो भाई। अब 7 दिन बचा है तो जी जान लगा कर पढ़ो, लेकिन ज़्यादा टेंशन नहीं लो, ठीक। अपने माथा पर लोड नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, जो होगा देखा जाएगा भाई। एक गाना है राम जाने, तो भाई राम भगवान पे छोड़ दो, वही जानेंगे, और क्या होगा सो वही जानेंगे। बस तुमको क्या करना है, मेहनत करो, और देखना भाई जितना पढ़ाए हैं उससे बाहर उस सब्जेक्ट में क्वेश्चन नहीं आएगा। मैथ में जो बता दिए थे कि ये चैप्टर पढ़ लो, उस चैप्टर, उतना चैप्टर जो पढ़ लिए होंगे ना भाई, उसको भाई अच्छा खासा नंबर मिलने वाला है, बहुत अच्छा खासा नंबर मिलने वाला है। और साइंस का भी तो हमने पूरा कोशिश किया, फिजिक्स केमिस्ट्री ख़त्म कर दिया, बचा बायोलॉजी। बायोलॉजी भी ख़त्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। 10 फरवरी तक बायोलॉजी ख़त्म, बचेगा 5 दिन। उस 5 दिन में भाई मैथ पकड़ के रगड़ेंगे, या फिर किसी और सब्जेक्ट को पकड़ेंगे, क्या, या तो मैथ पकड़ के रगड़ेंगे या फिर किसी और सब्जेक्ट को पकड़ेंगे। यही टारगेट रहेगा 10 से 15 फरवरी के बीच का, ठीक। तो चलो भाई, मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर कल के क्लास में, और कल देखते हैं क्या होने वाला है, ठीक भाई। और 7 फरवरी को आप लोगों को तोहफा मिलने वाला है, तो 7 फरवरी को भाई जुड़ना ज़रूर।
जब क्लास होगा उस क्लास में जुड़ना जरूर, क्योंकि बहुत अच्छा तोहफा मिलने वाला है आप लोग के लिए 7 फरवरी को। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।